राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। um, आज आई बिलीव आयोनाइजेशन एनर्जी की आखिरी क्लास होगी बेस्ड ऑन सिलेबस में क्या क्या है। अगली क्लास में, और आज अगर टाइम हमारे पास थोड़ा सा बचेगा तो हम एक आध क्वेश्चन भी देख लेंगे पी टू का। और कल हम एक प्रॉपर क्लास रखेंगे जिसमें पी टू के सवाल और पी वन के सवाल भी होंगे। अच्छा, और अगले हफ्ते से पहले एज इन फ्राइडे या सैटरडे को मैं कंफर्म कर दूंगा कि टेस्ट कब है आयोनाइजेशन एनर्जी और जो पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन दोनों का मिला के टेस्ट होगा एक वेडनेसडे या थर्सडे अगले हफ्ते की। मैं कंफर्म नहीं कर रहा, सैटरडे तक मैं बता दूंगा। राइट, तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल किया था। कल हमने दो बहुत ही जरूरी चीजों के बारे में बात की थी, इनफैक्ट तीन। द फर्स्ट थिंग वाज आयोनाइजेशन एनर्जी का हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है पीरियड्स में। अब चाहे पहला पीरियड हो, दूसरा पीरियड हो, तीसरा, चौथा या पांचवा, इट इज जस्ट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स जो चेंज होंगे। मतलब ये कि लिथियम के नीचे जो एलिमेंट है वो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हम सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, हम ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये ग्राफ एग्जैक्टली इसी तरीके का बनेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर पीरियड में ट्रेंड सेम है जो कि इंक्रीज है, और हर पीरियड में एक्सेप्शन भी दो ही हैं जो कि सेम जगह पे होती हैं, दूसरे और तीसरे एलिमेंट के बीच में, और फिर पांचवे और छठे एलिमेंट के बीच में। सो बेरिलियम और बोरॉन के बीच में एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक्सेप्शन है। इस पीरियड में ये दो एक्सेप्शन है। अगर आप नीचे वाले पीरियड में देखोगे तो जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है उसमें एक्सेप्शन है, और फॉस्फोरस और सल्फर है उसमें एक्सेप्शन है। अब फिर हमने देखा कि ये जो दूसरा वाला एक्सेप्शन है, इन दिस केस नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फॉस्फोरस सल्फर, वो क्यों हो रहा है। तो हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी ड्रॉ की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को यूज करके, और फिर हमने ये देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस दोनों में सेम है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनका है कहाँ पे। ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यहाँ पे और ऑक्सीजन का यहाँ पे। नाइट्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हो रही, बहुत सिंपल है, एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जितनी एनर्जी हम देंगे उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज हो रही है क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन के साथ है। मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसकी वजह से, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है, उनके बीच में रिपल्जन होती है। इस रिपल्जन को कहते हैं स्पिन पेयर रिपल्जन, और उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। तो ये कंसेप्ट था। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट ग्रुप्स में भी देखा कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी बढ़ जाता है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाते हैं। हाउएवर द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। लेकिन दो फैक्टर ये कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, एक फैक्टर कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी कम होगी। दो कह रहे हैं कम होनी चाहिए, सॉरी, और एक कह रहे हैं बढ़नी चाहिए। तो ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमने थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस में देखा था, और उस टॉपिक का नाम है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। आपने इस टॉपिक के बारे में सुना था जब हम उस दिन बात कर रहे थे, कुछ क्लास से पहले की बात है ये। जी। राइट, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज वापस से सेम कंसेप्ट रिपीट होगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिटेल में और डायग्राम वगैरह के साथ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई हैव एन एल्यूमिनियम का गैसियस एटम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ही ये कहती है कि एक तो गैसियस होना चाहिए, और नंबर टू एटम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे टू थ्री कुछ नहीं लिखना होना चाहिए, सिर्फ वन, विच ऑब्वियसली मीन्स कि कुछ भी नहीं लिखा हो। तो गैसियस एटम एक एल्यूमिनियम का मैंने ले लिया। अब एक एल्यूमिनियम के गैसियस एटम में 13 प्रोटॉन्स हैं एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो मुझे आप बता सकते हो दो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होंगे वो कौन से हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जी। AL+1
ओके। +1 इलेक्ट्रॉन। और अच्छा, ये गैसियस होगा, सॉलिड होगा, क्या होगा? गैशियस होगा। गैसियस होगा, क्योंकि हम स्टेट चेंज तो कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो Al से Al+1 हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। E माइनस हमेशा लिखना होता है टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब सारी एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जीज में किलो जूल पर मोल में लिखूंगा, यूनिट मैंने ऊपर लिख दिया ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। अब ऑब्वियसली ये नंबर्स आपको याद नहीं रखने हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इस केस में +577। अब दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। Al+ है गैस। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, तो 13 प्रोटॉन्स, लेकिन अब 12 इलेक्ट्रॉन्स। और उससे बन गया Al2+, ये गैस बन गया, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो आती है एज 1+1820। अब हमेशा याद रखना, आंसर हमें क्या मिला है? पॉजिटिव। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1820, नो। हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आयोनाइजेशन एनर्जी को साइन के साथ लिखना होता है, उसका मार्क होता है नंबर के साथ। सो ऑलवेज मेंशन द साइन, डज नॉट मैटर इट्स पॉजिटिव, डज नॉट मैटर इट्स नेगेटिव। ओके। अब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, Al2+ गैस, अभी भी 13 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उससे बन जाता है Al3+ गैस प्लस E-। So the third ionization energy now becomes 2740 kilojoule per mole. अब फोर्थ भी देख लेते हैं, Al3+। अगेन आई हैव 13 प्रोटॉन्स। अब मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि तीन आयनाइजेशन एनर्जी तो मैं कर चुका हूँ। ये अभी भी गैस है, हमेशा हर आयनाइजेशन एनर्जी में गैस रहेगा। Al4+ गैस प्लस E-। और ये मेरी आ गई फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसकी वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी वैल्यू है 11,600। अब मुझे आप बता सकते हो फ्रॉम विच आयोनाइजेशन एनर्जी टू विच आयोनाइजेशन एनर्जी हमें सबसे बड़ी जंप दिखी? थर्ड और फोर्थ के बीच में। थर्ड और फोर्थ के बीच में। सो बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ हमें दिखी बिगेस्ट जंप। अब ये बिगेस्ट जंप का कंसेप्ट भी देख लेते हैं कि उससे हमें पता क्या चल रहा है, उससे हम पता क्या लगाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, ये एल्यूमिनियम का Al मैंने न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें पहले 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2s2, उसके बाद 2p6, और फिर 3s2 और 3p1, जो कि 3px में जाएगा। 281। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहली जब आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? 2 px होगा। टू पी मतलब एक्स वाला मतलब होगा। जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हैं। बिल्कुल, दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हैं, मतलब ये वाला। जी। हाँ, तो ये जो, और जिस तरह मैंने बनाया ना कि एक इलेक्ट्रॉन साथ में, ये आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि, अच्छा चलो मैं इस तरीके से बना देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हो तो आपको नहीं पता होता ना कि एक्स में, पी ऑर्बिटल में कौन सा है, एस ऑर्बिटल में कौन सा है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि मैं अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है पी में जी। कौन सा और एस में कौन सा? करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ये मैंने डायरेक्शन दिखा दिया इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सो ये थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वैल्यू हमने लिखी 577। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी, विच इज 1820। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी, जो कि है 2740।
और जो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, अब मैं किस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा? सेकंड शेल में से। सेकेंड शेल में से, करेक्ट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दिया, कोई भी मैं निकाल सकता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स में से, कोई भी जो भी मेरी मर्जी हो। तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी 11,600। अब जो भी मेरी मर्जी हो, मतलब कि डायग्राम में कहीं से भी निकाल सकता हूँ। ऑब्वियसली पी में से पहले निकलता है, फिर एस में से निकलता है, अगर डी ऑर्बिटल है तो उसमें सबसे पहले निकलता है। वो हमने एनर्जीज देखी थी पिछले वाले चैप्टर में। तो अब हमें ये पता चला कि सबसे बड़ी जंप आ रही है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से जाके फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में। आप कोई रीजन बता सकते हो उस जंप का? टेक अ गेस। जो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी है उस पर इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल है वो कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन तो का मतलब शेल कंप्लीट है। ओके। अच्छा, अब मैं इसकी रीजनिंग बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले क्या मुझे बता सकते हो कि ये एलिमेंट किस पीरियड में होना चाहिए? अगर आपको नहीं पता होता कि ये एल है और ये डायग्राम दे दिया जाता और ये नंबर्स दे दिए जाते, तो कौन से सॉरी कौन से ग्रुप में होता है ये? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है। नहीं नहीं, अगर आपको पता ही नहीं होता कि एल्यूमिनियम किस ग्रुप में है और आपको ये नंबर दिए जाते, तो क्या आप इससे पता लगा सकते हो कि ग्रुप नंबर कौन सा है उस एलिमेंट का? डी। सॉरी। 3। 3। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे पहले एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये बड़ा जंप क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी के नंबर्स को यूज करके सबसे बड़ा जंप को देख के ग्रुप नंबर कैसे बता सकते हैं एक अननोन एलिमेंट का। सो सपोज एक अननोन एलिमेंट दिया हुआ है, ऐसे नंबर्स मुझे इसके दिए हुए हैं, और सवाल आता है पार्ट ए का, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? तो अब एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आपने हमेशा ये करना है, काउंट the easy electrons, काउंट द इजी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इजी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? यहाँ पे इजी इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिख, ये आपको कोई लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके याद करने के लिए। इजी इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से सोच सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन जिनको निकालना आसान है। सो ये सिर्फ एक ट्रिक है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इजी इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जिनको निकालना इजी है, जो कम एनर्जी लेते हैं। इस केस में वो होगा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, कम कम एनर्जी ले रहे हैं। सो काउंट द इजी इलेक्ट्रॉन्स, दोज अप टू द बिग जंप, that is the same as the group number. That is the same as the group number. अब इसको ट्राई भी करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा है काउंट द इजी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिनमें इतनी बड़ी जंप लगती नहीं है, कम एनर्जी लगती है। इन दिस केस पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, काउंट कर लिया हमने, 3 आंसर आया हमारे पास। दोज अप टू द बिग जंप, बिल्कुल बिग जंप यहाँ तक थी, हमने यहाँ तक काउंट कर लिए, 1 2 3। दैट इज द सेम एज द ग्रुप नंबर। तो जो भी आपने नंबर काउंट किया वो ही उसका ग्रुप नंबर है। तो यहाँ पे हमने 3 काउंट किए थे जंप से पहले, तो इसका ग्रुप नंबर है ग्रुप नंबर 3। अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, उसके बाद ये जो जंप है ये आती है, तो 1 2 3 4, मतलब कि ये ग्रुप नंबर 4 में। तो ये अब आपको समझ आ गया काउंट करके ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। जी। ओके। अब ये तो थी पहली चीज। अब चौथी चीज, सॉरी दूसरी चीज ये कि हम कैसे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिगेस्ट जंप क्यों आ रहा है और इतना बड़ा जंप क्यों आ रहा है। देखो, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स सबसे आउटर मोस्ट वाले शेल में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में। यहाँ पे देखो, 1 2 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। पहली एनर्जी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस ये वाला जो शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो खत्म हो गए, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अंदर वाले शेल में जाना पड़ेगा। अब ये बताओ कि ये जो वाला शेल है अंदर वाला, इज दिस क्लोजर टू द न्यूक्लियस और द आउटर शेल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस? अंदर वाला शेल जो है वो क्लोजर है।
बिल्कुल, द इनर शेल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी अगर किससे कंपेयर करें, ये वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ। क्यों? क्योंकि ये दूर है। तो सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और ये इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब सिर्फ डिस्टेंस देख लो, आउटर मोस्ट शेल का ज्यादा डिस्टेंस है, इनर मोस्ट शेल से कम डिस्टेंस है न्यूक्लियस का। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी कम, ये वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी ज्यादा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से करीब है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये जो जंप है ये बताता है कि आपका शेल जो है चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जंप इंडिकेट्स दैट द शेल इज चेंजिंग। जंप और कुछ भी नहीं बताता है, आप उससे कुछ भी और नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ शेल चेंज हो रहा है ये बताता है। और अगर शेल चेंज हो रहा है तो हमें ये फैक्ट भी पता है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। ये फैक्ट आपको पता है? जी। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। किसी भी एलिमेंट, आप ये ट्राई भी कर लेना, पीरियोडिक टेबल खोलना और किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, उसके आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू उसका ग्रुप नंबर। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। यही फैक्ट का इस्तेमाल करके हम निकालते हैं कि शेल कब चेंज हो रहा है, और फिर हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, उससे हमें पता चल जाता है कि ग्रुप नंबर कितना था। So, as a summary, how to find the group number? Simply count the electrons which are removed before the biggest jump. In this case, three. So this is group number three. Simple. Right. तो अब मैं मूव करता हूँ, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आइसोटोप्स के टॉपिक पे मूव करता हूँ। कोई सवाल हो तो आप पूछ लो। एक क्वेश्चन है कि सिर्फ एक ही जी। फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी उसमें इतनी राइज होने का। आयोनाइजेशन एनर्जी में राइज, नहीं नहीं, वो जो फैक्टर है वो तो मेन फैक्टर है ना। और आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो मुझे ये बताओ, जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं। याद है हमने पिछली क्लास में किया था, इफ द डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज द सेम, द शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो द सेम। तो अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स काम आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर की तो बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर पुल यहाँ पे फैक्टर यूज ही नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट कंपेयरिंग टू डिफरेंट एटम्स। एक तो डिस्टेंस कम हो रहा है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, दोनों की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। सही। राइट। ओके, अब हम करते हैं टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स। अगर मैं आपसे रफ आइडिया लूं आइसोटोप्स का अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, तो क्या बता सकते हो आप मुझे उसके बारे में? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल करेक्ट। अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एग्जांपल के जरिए। सो लेट्स से मैं एक एलिमेंट लेता हूँ कार्बन। कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी मीन बाय दैट। जो आपने बताया एग्जैक्टली वही उसकी डेफिनेशन है। ये थोड़ा सा कर्व बन गई लाइन। राइट। एक कार्बन का ऐसा एटम है, एक कार्बन का ऐसा एटम है जिसके 6 प्रोटॉन्स है, और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है, इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर, जो ऊपर लिखा जाता है। इसका न्यूक्लियॉन नंबर या इसका जो मास नंबर है वो है 12। एक और कार्बन का भी एटम एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक नंबर 6, न्यूक्लियॉन नंबर 13। और एक और भी एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक नंबर 6, न्यूक्लियॉन नंबर 14। अब आप मुझे बता सकते हो ये पहले वाले आइटम में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन? 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। 6 न्यूट्रॉन है, और ये दूसरे वाले का? 6 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड थर्ड? 6 प्रोटॉन्स,
8 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। अब यहाँ पे दो चीजें देखने की है। हर केस में प्रोटॉन, और हाँ पहली तो ये चीज, हर केस में प्रोटॉन 6 है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि प्रोटॉन नंबर जो होता है ना, वो आपकी एटम या एलिमेंट का आइडेंटिटी होती है। ऐसे सोच लो कि ये एक एलिमेंट का आईडी कार्ड है। कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम प्रोटॉन नंबर हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। सो जो प्रोटॉन नंबर होता है वो हर एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। अब ये आइसोटोप्स सिंपली डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब उनका आईडी कार्ड विच इज द प्रोटॉन नंबर वो तो सेम ही रहेगा। तो 6, 6 और 6। और पॉइंट नंबर 2, ये तीनों क्या हैं? एटम्स। ये तीनों आयोन्स नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एटम्स के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टेक्निकली हर जगह हमें 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखने चाहिए, जो कि हमें दिख रहे हैं। इसमें दो डिफरेंसेस हैं। तीनों एटम्स को अगर आप कंपेयर करो, द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विच आर कॉल्ड आइसोटोप्स, उनको कंपेयर करो तो इनका न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट है। एक का 12, एक का 13 और एक का 14। और उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। ऑब्वियसली इनका न्यूक्लियॉन नंबर इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। वो क्यों? बिकॉज द मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है ही 6, लेकिन अगर कभी मैं न्यूट्रॉन्स को 6 बोल दूंगा, कभी 7 बोल दूंगा, कभी 8 बोल दूंगा, तो जो टोटल अमाउंट है वो कभी 12 होगा, कभी 13 होगा और कभी 14 होगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो दो फर्क हैं, तो मैं यहाँ पे डिफरेंसेस लिख देता हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स? डिफरेंट इनका न्यूक्लियॉन नंबर, उसके बाद नंबर 2 उनका डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बाकी हर चीज सेम है। एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल सेम। अब आइसोटोप्स की डेफिनेशन आती है P2 में। सिंपल 2 मार्क का फ्री मार्क्स है ये, डिफाइन आइसोटोप्स। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, और ये सेम टू सेम आप लिख के आ जाओ, प्रॉपर आपको फुल मार्क्स इसके मिलेंगे। इट्स अ 2 मार्कर। ओके, so what are isotopes? Isotopes are the atoms which have the same number of protons and electrons, but different number of neutrons। जो आपने शुरू में कहा था, सेम प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। अब एक पॉइंट बहुत जरूरी है आइसोटोप्स के बारे में, और वो क्या? आइसोटोप्स जो हैं, इनको आपने कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। दे आर द सेम एलिमेंट विच इज वाई दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। तो ये डिफरेंट क्या है? वो वर्ड क्या आता है डिफरेंट के बाद? दे आर डिफरेंट एटम्स। दे आर डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए, क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब हर शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस द सेम थिंग। सो आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात इतनी जरूरी क्यों है, वो देख लेते हैं। हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे एक एल्यूमिनियम एटम है,
वो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इनको यूज नहीं करेगा, अपने सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वो यूज करेगा। अगर तीनों एटम्स के, तीनों डिफरेंट एटम्स के, तीनों आइसोटोप्स के सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या वो सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे या डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे? सेम तरीके से। सेम तरीके से, क्योंकि हर दफा एक ही प्रोसेस होगा। कार्बन 12 वाले एटम को ले लूं तो वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। कार्बन 13 भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 14 भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे। सो दे रिएक्ट इन द सेम वे। अब अगर दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो उनका एंड रिजल्ट भी तो सेम होना चाहिए ना। प्रोसेस 1 हो रहा है, प्रोसेस 2 हो रहा है, दोनों प्रोसेस में कोई फर्क ही नहीं है, दे आर द सेम थिंग। तो ऑब्वियसली उनका जो एंड रिजल्ट है वो भी सेम होगा। सेम चीज यहाँ पे, इफ आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स आर रिएक्टिंग इन द सेम वे, दिस इज व्हाई isotopes have the same chemical properties. Isotopes have the same chemical properties. अब ये सुनो, कोई भी एटम है ना, उसके पास केमिकल प्रॉपर्टी आती किस तरीके से? उसके पास केमिकल प्रॉपर्टी आती है बेस्ड ऑन वो किस तरीके से रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। हाउ डज इट रिएक्ट, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। दिस इज हाउ उनको मिलती है कि अच्छा ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है, आपने इस तरीके से रिएक्ट किया तो आपकी ये केमिकल प्रॉपर्टी है। सारे आइसोटोप्स एक तरीके से रिएक्ट करेंगे तो उनको सबके सबको सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या? अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये रिएक्शन की डिपेंड करती है कि रिएक्शन आप किस तरीके से कर रहे हो, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं होता। तो इसीलिए आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज दूसरी चीजों पर डिपेंड करती हैं, इस चीजों पर डिपेंड नहीं करती कि रिएक्शन किस तरीके से एटम कर रहा है। उन अब इनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनके पास डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये P1 में भी आता है कि सेम क्या है और डिफरेंट क्या है। तो सेम केमिकल, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, बस इतना ही था आइसोटोप्स के टॉपिक में। अब एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनके हम चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे पार्टिकल्स लिस्टेड हैं सारे, यहाँ पे इनका चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इनका रिलेटिव मास आ जाएगा। ये जो रिलेटिव वाला वर्ड है, इसको हर कोई बहुत लाइटली ले लेता है, उनको समझने की कोशिश नहीं करता, बस वो रिलेटिव याद रख लेते हैं। रिलेटिव मास उसका क्या है भाई, रिलेटिव का मतलब क्या है वो भी देखते हैं, और लोकेशन भी देखते हैं। प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, बता सकते हो आप? प्लस। पॉजिटिव। प्लस। और +2, +3, +1 कितना होगा? +1। +1। इलेक्ट्रॉन का? -1। न्यूट्रॉन? न्यूट्रल। कोई चार्ज न्यूट्रल। नहीं है। बिल्कुल। लोकेशन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की? प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन ओके। जो होते हैं वो मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दे आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसके अराउंड शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों इन द न्यूक्लियस, और ये आउटसाइड द न्यूक्लियस। और अगर कोई पूछे आउटसाइड कहाँ पे, न्यूक्लियस की तो चलो बाहर है, लेकिन कहाँ पे बाहर है? शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये रिलेटिव का मतलब समझते हैं। रिलेटिव का मतलब, अच्छा आपकी आम जिंदगी में रिलेटिव का मतलब क्या होता है? आपका रिश्तेदार होता है, करेक्ट? जी। तो आप उनसे रिलेटेड होते हो। यहाँ पे सिमिलर मीनिंग यूज होती है।
रिलेटिव मास का मतलब ये है, रिलेटिव मास, इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का जो मास है ना, वो बहुत छोटा है। मतलब वो अगर मैं उसकी एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो उसका एग्जैक्ट एग्जैक्ट नंबर है 6.67 × 10⁻³ - 31 kg। आई थिंक अगर आप फिजिक्स लेते हो तो उसकी फॉर्मूला शीट में भी दिया होता है ये। आई एम नॉट श्योर ये एग्जैक्ट है या नहीं, चेक कर लेना आप। तो 10⁻⁻31। तो आपके हिसाब से ये बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है? बहुत छोटा नंबर है। बहुत छोटा नंबर है, बहुत ज्यादा छोटा नंबर है, टू द पावर -31। इसीलिए प्रोटॉन का एग्जैक्ट तो साइंटिस्ट ने निकाल लिया मास केजी में, लेकिन वो हम यूज इतना ज्यादा नहीं करते हैं अनलेस हम फिजिक्स में कैलकुलेशंस कर रहे हो। तो हमने निकाला है, एक साइंटिस्ट ने एक चीज, रिलेटिव मास। रिलेटिव मास मतलब द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और भी चीजों का रिलेटिव मास होता है। अभी हम इन तीन चीजों की बात कर रहे हैं तो इन तीन चीजों पे ही स्टिक करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। रिलेटिव का मतलब ये है कि जो मास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का है, आप यहाँ पे वो नहीं लिख रहे हो, आप लिख रहे हो वो मास जिसको अगर कंपेयर करा जाए टू द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम तो कितना आएगा, आप वो लिख रहे हो यहाँ पे। अब कार्बन 12 एटम का मतलब क्या है? एटम्स कार्बन के बहुत सारे, अभी हमने देखा कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, ये सारे इनके मासेस लिखे हुए हैं ना। तो जो कार्बन 12 वाला एटम है, उसके मास से मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया और उनका रिलेटिव मास यहाँ पे लिख दिया। तो इसका यूनिट भी केजी नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव है, कंपैरिजन वाला मास है ये। इसका यूनिट होता है AMU। उसको भी देखते हैं क्या है वो, लेकिन पहले वैल्यूज लिख देते हैं। प्रोटॉन का रिलेटिव मास है 1 AMU, न्यूट्रॉन का 1 AMU, और इलेक्ट्रॉन का 1/1840, जो कि है जीरो अप्रोक्सीमेटली 0.005 AMU। अब ये AMU कौन सा यूनिट है? AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ का A, यहाँ का M और यहाँ का U। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है? एटॉमिक मास यूनिट ये कहती है कि लेट से मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया एक कार्बन 12 का एटम। तो एक कार्बन 12 का एटम ले लो, उसको मैंने एक सर्कल से दिखा दिया कि अच्छा ये कार्बन 12 का एक एटम है। अगर इसको मैं 12 हिस्सों में ब्रेक करूं, तो ये दो हिस्सों में, ये चार, ये 6, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद मैं कर सकता हूँ ये 10 और उसके बाद 12। ये मैंने 12 पीसेस में इसको तोड़ दिया। एटॉमिक मास यूनिट refers to the mass equal to 1/12 of the mass of a कार्बन 12 एटम। अब मुझे ये बताओ, ये जो कार्बन 12 है, इस कार्बन 12 का मास क्या है, इसका मास नंबर क्या है? 12। 12। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इट एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12। अब ये जो मास ऑफ कार्बन 12 है, ये तो आपने बोला 12। अब व्हाट इज 1/12 ऑफ 12? ये कितना होता 1। है? 1। इसीलिए अब आपको ये समझ आएगा कि 1 AMU क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक कार्बन 12 एटम को लो और उसके मास को 12 पीसेस में डिवाइड करो, तो एक पीस जो होगा दैट विल बी माय एटॉमिक मास यूनिट। तो जो प्रोटॉन है, दैट इज 1 AMU। मतलब ये कार्बन के मास से 12 गुना छोटा है। इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम।
और इलेक्ट्रॉन को देखो, वो तो 1 AMU भी नहीं है, वो तो 0.005 AMU है। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होगा और उसका मास कितना कितना ज्यादा कम होगा अगर उसको प्रोटॉन से मैं क्यों ना कंपेयर कर लूं। तो ये वाला आपको एटॉमिक मास यूनिट की समझ आ गया कि ये यूनिट किस तरीके से आया हमारे पास। जी। ऑल राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पास्ट पेपर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की तरफ नहीं, पास्ट पेपर के उसकी तरफ, कंसेप्ट की तरफ। एक ऐसा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है बहुत रिपीटेटिव, जो कि आते हैं 2 क्वेश्चन इनफैक्ट। इसको आप कंसेप्ट बोल सकते हो, इसको आप पास्ट पेपर का रिपीट क्वेश्चन बोल सकते हो। और वो पहला है रिलेटिव आइसोटोपिक मास। एग्जाम्स में और आपके सिलेबस में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यू नीड टू नो दिस डेफिनेशन। वो सिर्फ कुछ नहीं पूछते, सिर्फ बोलते हैं डिफाइन रिलेटिव आइसोटोपिक मास। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अभी जो हमने डिफाइन किया है ना, ये रिलेटिव मास को, वो सेम डेफिनेशन हम रिलेटिव आइसोटोपिक मास में लिख देंगे। क्या चेंज करेंगे? एटम वर्ड की जगह हम आइसोटोप लिख देंगे। मतलब रिलेटिव मास हमने इस तरीके से समझाया था, इट इज द मास ऑफ एन एटम, in this case a particle, compared to the mass of 1/12 of the mass of a carbon atom, है ना? जी। तो relative mass, mass of an atom compared to 1/12 of the mass of a carbon atom. Relative isotopic mass क्या है? Relative isotopic mass is the mass of an isotope compared to 1/12, और 1/, अच्छा ये TH नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है, 1/12 भी लिख सकते हो, 1/12 भी लिख सकते हो, सो 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। सिंपल। ये फ्री के 2 मार्क्स हैं, मतलब इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या होता है? आइसोटोप के मास की बात हो रही है, उसको कंपेयर किया जा रहा है टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 का एटम। अच्छा, ये हमेशा कार्बन 12 के एटम को क्यों यूज करते हैं? मतलब हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि कंपेयर टू द मास ऑफ एन ऑक्सीजन 16 एटम? कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? कार्बन में ऐसी खास बात ये है कि इसका जो मास है ना 12, वो एग्जैक्टली 12 है, 12.0000 और इन्फिनिट जीरोस है। जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनका पीरियोडिक टेबल में मास आप देखोगे जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्टली 16 नहीं है। ये 16 पॉइंट समथिंग 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 है, जीरोस नहीं लगे हुए एंड में। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो बहुत डेसिमल्स आ जाते हैं। कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसका मास एक होल नंबर है, 12.00, इनफिनिट जीरोस उसके बाद आते हैं डेसिमल के बाद। इसीलिए हम कार्बन को यूज करते हैं, बाकी और कुछ स्पेशल नहीं है कार्बन में। राइट, ये तो पहला चीज थी। दूसरी चीज है, एक कैलकुलेशन का बड़ा सवाल आता है। किस चीज की कैलकुलेशन? कैलकुलेशन आती है टू कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस, या टू कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटोपिक मास। कोई भी सवाल है, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस, कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटोपिक मास, दोनों क्या सेम चीज है, बस इसमें परसेंटेज यूज होगी। हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैं पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कहाँ से मिलेगी? ओके। अच्छा, इसको क्रॉप करना पड़ेगा थोड़ा सा। राइट।
अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। बोरॉन occurs naturally as a mixture of two stable isotopes। अच्छा, इस सवाल से पहले यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अबंडेंस। ये अबंडेंस का वर्ड एकदम से कहाँ से आया? अबंडेंस का वर्ड इस तरीके से आया कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स एक एलिमेंट के, ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स में पाए जाते हैं पूरे अर्थ में, आउट ऑफ 100%। मतलब कि लेट्स से इन दिस केस, अब पढ़ते हैं, बोरॉन अकर्स नेचुरली एज अ मिक्सचर ऑफ टू स्टेबल आइसोटोप्स। मतलब पूरी दुनिया में बोरॉन के दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मिले हैं जिनके डिफरेंट मासेस हैं। टू स्टेबल आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स फॉरन से ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, अगर अगर उनको एयर से एक्सपोज किया, किसी भी चीज से एक्सपोज किया, ये स्टेबल है। और टू ही हैं पूरी दुनिया में, कार्बन की तरह थ्री या थ्री नहीं है। और वो है कौन से? बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। अब ये बोरॉन 10 की अबंडेंस देखना, 19.78, और बोरॉन 11 की 80.22। इनको जरा ऐड करके मुझे बताना आंसर क्या आ रहा 100% आ रहा है। 100% आ रहा है। तो मकसद बात का समझाने का, अबंडेंस अगर दो आइसोटोप्स हैं तो 100% इन दो आइसोटोप्स के बीच में अनइवनली डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि ये 50 है तो ये 50 होगा, इट्स नॉट 50-50। इट्स डिपेंडेंट ऑन हमें दुनिया में मिलते कितने हैं। तो ये जो बोरॉन 10 वाला एटम है, ये हमें सिर्फ 19.78% मिलता है। बोरॉन 11 80.22%, मिला के 100%। तीन आइसोटोप्स हैं तो 100% अबंडेंस तीन में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस, मतलब इनका रिलेटिव मास जैसे आपको पीरियोडिक टेबल में दिखता है ना, वैसे इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 10.0129 लिखा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 10 जो यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया, पीरियोडिक टेबल में क्योंकि वो छोटा नंबर, छोटी जगह है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसको राउंड कर दिया जाता है। और जैसे 10.0129, उसको राउंड करके पीरियोडिक टेबल में 10 लिख देते हैं। यहाँ पे 11 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है टू बी कैलकुलेटेड, मतलब हमें एग्जैक्ट रिलेटिव आइसोटोपिक मास निकालना है। वैसे ही मैंने कहा था ना कि सिवाय कार्बन के सारे एटम्स, सारे एलिमेंट्स के डेसिमल्स में मास नंबर्स हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में होल नंबर लिखा है, क्योंकि वहां पे जगह कम है ना, पूरी वैल्यू नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी यही चीज है, ये पीरियोडिक टेबल से उठाया इन लोगों ने, यहाँ पे 10 लिख दिया, ये इसका एग्जैक्ट मास है। यहाँ पे 11 लिख दिया, इसका एग्जैक्ट मास हमें निकालना है। अब ये देखते हैं बर्डन से कैसे निकाला जाए। सबसे पहले तो डिफाइन द टर्म रिलेटिव आइसोटोपिक मास। 2 मार्क का क्वेश्चन, सो कुड यू आंसर दिस? कार्बन 12। कार्बन 12, लेकिन सबसे पहले तो ये रिलेटिव आइसोटोपिक मास किस चीज का मास है? अच्छा, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। क्या ये आइसोटोप का मास है या क्या ये एटम का मास है? एटम का मास है। ये आइसोटोप का मास है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव आइसोटोपिक मास लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आइसोटोपिक मास मतलब मास ऑफ एन आइसोटोप, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इधर मास ऑफ एन एटम लिखोगे तो वो गलत होगा, नहीं, गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आइसोटोप लिखना यहाँ पे बेहतर है, वो भी सही होगा, क्योंकि आइसोटोप होता है क्या है, वो भी तो डिफरेंट एटम ही होता है ना, तो इट विल नॉट बी रॉन्ग। लेकिन अगर आप आइसोटोप लिखो तो बेटर है। सो इट इज द मास ऑफ एन आइसोटोप, जिसको किससे कंपेयर किया जाता है? कार्बन 12 से। कार्बन 12, पूरे कार्बन 12 से या कार्बन 12 के एक पीस से? एक पीस से मतलब? एक पीस से मतलब कि अगर मतलब वन कार्बन, अपॉन ट्वेल्व बिल्कुल, कार्बन 12 को अगर हम 12 पीसेज में कट करें उसके मास को,
तो ये आइसोटोप का जो मास है उसको पूरे कार्बन 12 के 12 पीसेस से नहीं कंपेयर किया जाता, इट इज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12। एक तो है मास ऑफ कार्बन 12 मतलब 12, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 मतलब 1। सो कंपेयर टू 1/12, ये वन फ्रैक्शन बड़ा जरूरी है, ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। अब इसका आंसर तो 1 आता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्यों नहीं लिख देते कंपेयर टू 1? वो इसीलिए क्योंकि हमें किसी एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी रिलेटिव इसको बोल सकते हैं। सो कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। अच्छा, ये आया मेन सवाल, कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटोपिक मास इसका। अब हमें पता है इसका आंसर जो आएगा वो क्लोज टू 11 आएगा, क्योंकि जो भी आंसर आया था उसको इन्होंने राउंड करके 11 में लिख दिया था। गिव योर आंसर टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, शो योर वर्किंग। अब इसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास, अब ब्रैकेट ओपन, रिलेटिव एटॉमिक मास टाइम्स द abundance प्लस, अगेन ब्रैकेट ओपन, रिलेटिव एटॉमिक मास टाइम्स abundance। तो हमने क्या किया, हमने दो ब्रैकेट्स यूज किए। पहले ब्रैकेट में पहला वाला जो आइसोटोप है, अब मैंने एटॉमिक मास क्यों लिखा, आइसोटोपिक क्यों नहीं लिखा, आपकी मर्जी है। एटॉमिक लिख सकते हो, आइसोटोपिक लिख सकते हो, आइसोटोप भी एक एटम ही होता है, योर चॉइस। यहाँ पे आइसोटोप लिख दो, कोई गलत नहीं मानेगा। सो रिलेटिव आइसोटोपिक या एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी abundance। ये इसका आइसोटोपिक मास है पहला आइसोटोप का, ये रही इसकी abundance। ऐड किसके साथ करना है, दूसरा आइसोटोपिक मास और उसकी abundance। अच्छा, ये कर लिया। इनको ऐड करने के बाद इनको डिवाइड करना है। ये जो पूरा टोटल हमें आंसर मिलेगा ऐड करने के बाद, डिवाइड करना है 100 से। डिवाइड भी कर लिया 100 से। आंसर जो हमारे पास आएगा विल बी द न्यूक्लियॉन नंबर। अब क्या मुझे बता सकते हो न्यूक्लियॉन नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? जो एटम का मास नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है। तो हमें वो क्वेश्चन से मिलेगा, हमें वो पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, हमें कहाँ से मिल सकता है वो? पीरियोडिक गेस टेबल्स। करो। पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर जब वर्ड यूज किया था हमने, तो हमने पीरियोडिक टेबल की बात की थी। बेहतरीन। यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल से वो आंसर निकालेंगे। अब जरा यूज करके देखते हैं ना इस फॉर्मूला को। रिलेटिव एटॉमिक मास पहले आइसोटोप का 10.0129। अच्छा, ब्रैकेट खोला मैंने, 10.0129 मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसकी abundance परसेंटेज के साथ, 19.78। ओके जी, 19.78। ब्रैकेट बंद हो गया। अब ब्रैकेट खोला मैंने दूसरा आइसोटोप के लिए और ऐड का साइन लिख दिया। टू बी कैलकुलेटेड, मतलब मुझे नहीं पता इसका आइसोटोपिक मास क्या है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। ए मतलब मैंने कोई भी वेरिएबल लिख दिया, मैं जेड लिख देता हूँ या वाई लिख देता हूँ, कोई भी वेरिएबल लिख दिया। उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसके साथ, 80.22 जो इसकी abundance है। अब ये सब ऐड हो गया, इसको मैं करूंगा टोटल को डिवाइड करूंगा 100 से, और जो आंसर आएगा वो होगा। अब यहाँ पे कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? बोरॉन 11। बोरॉन नहीं नहीं, एलिमेंट की कौन सी बात हो रही है? बोरॉन 10 है, बोरॉन 11, तो वो तो चलो एटम्स है ना, लेकिन किस एलिमेंट के एटम्स है? बोरॉन के। बोरॉन के, तो यहाँ पे बोरॉन की बात हो रही है। हर केमिस्ट्री के एग्जाम में आपको पीरियोडिक टेबल दिया जाएगा, उस पीरियोडिक टेबल से उनका न्यूक्लियॉन नंबर आप लिखोगे, जो कि होगा 10.8, इन दिस केस बोरॉन का। अब आप मुझे वाई का आंसर बता सकते हो? पूरी इक्वेशन आपको दी हुई है, सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है, और वो भी आंसर आपको बताना है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये एक्सप्लेन कर दें कि ये 10.8 हाँ अभी आपने कैसे लगाया था? ये मैं सुन नहीं पाया। हाँ, तो 10.8 हमने ऐसे लगाया कि हम देखेंगे क्वेश्चन में कि आइसोटोप्स कौन से यूज हो रहे हैं। आइसोटोप ये बोरॉन का है, और ऑब्वियसली ये भी बोरॉन के आइसोटोप्स, तो वो एक ही एलिमेंट के होंगे। तो ये वाला जो एलिमेंट क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इस केस में बोरॉन यूज हो रहा है। हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल पे और बोरॉन का न्यूक्लियॉन नंबर देखेंगे। वो हम उठाएंगे पीरियोडिक टेबल से, जो कि 10.8 आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अगर राउंड ऑफ नंबर होगा मतलब 11 होगा तो 11 होगा तो मैं 11 ले लूंगा। हाँ, जो भी पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ होगा वो आप इक्वल्स टू के बाद लिख दोगे। सही है। तो वाई का आंसर क्या है आपके पास? मैं भी ओके। इसका आंसर 11 होना चाहिए। 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर होना चाहिए। वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गिव योर आंसर टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 27.8275। 27.8275। अच्छा, मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 10.9941। आप वापस से चेक करो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो ये वन एक मिनट जीरो में वापस एट कैलकुलेट कर। ओके, मैं यहाँ पे भी ट्राई कर लेता हूँ।
सही है, मेरा भी आंसर 10.9941 आ रहा है। ऑल राइट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव आइसोटोपिक मास को। या अगर वो लेट्स से अबंडेंस की बात करें, तो वो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू देगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू नहीं देगा। और हम जो आंसर है इक्वल्स टू के बाद वाला पीरियोडिक टेबल से वो तो निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक अननोन वैल्यू होगी, तो सेम फॉर्मूला को यूज करके हम अबंडेंस भी निकाल सकते हैं, या रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमने इस तरीके से निकाला। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह यहाँ से हम, ये मैं नीचे चला जाता हूँ तो ये पास पेपर्स आ जाएंगे, कल इंशाल्लाह हम ये करेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ लो। क्वेश्चन तो नहीं है। ऑल राइट, देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।